तो स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है। तो कल हम लोगों ने चैप्टर 7 में अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। उसके बाद फिर मैंने फर्स्ट क्लास में मैंने इंट्रोड्यूस कराया था दोनों करंट के बारे में, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। उनमें एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस वगैरह सब बता दिए थे। फिर दूसरी क्लास में हमने मीन वैल्यू और आरएमएस वैल्यू के बारे में बताया था। ठीक है, उसको जस्ट हम लोग फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो alternating EMF is that EMF which continuously changes in magnitude and periodically reverses its direction। ठीक है, और alternating current भी इसी तरह से हो जाएगा, continuously changes its magnitude and periodically reverses its direction। मीन्स मतलब चेंज भी होगा करंट, ठीक है, और वोल्टेज दोनों ही अल्टरनेटिंग इसलिए उसको बोलते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहा है और डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है। तो हम लोग 0 से लेके 720 डिग्री एंगल तक में इसका जो है वो पूरा प्रोसेस देख लेते हैं, यानी कि 2 साइकिल कंप्लीट करेगा। ठीक है, और 2 साइकिल कंप्लीट करने का मतलब ये है कि ईएमएफ वर्सेस वोल्टेज का वर्सेस थीटा या टाइम दोनों का ही ग्राफ आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह से बना है। ठीक है, जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज ई नॉट। ठीक, समझ गए? और वो कहाँ पे होगा, या तो t/4 टाइम पे या π/2 एंगल पे। ठीक है, और ये है आपका ई नॉट, जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे डिटेल से। ई नॉट का ग्राफ भी कैसा होगा, क्यों होगा। ठीक है, तो दिस इज 2 साइकिल्स। ठीक, अगर हम लोग साइनोसॉइडली वैरी करा रहे हैं, ठीक है, तो जो फर्स्ट लेफ्ट में आप देख रहे हैं ऐसा ग्राफ बनेगा। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि जो अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज है वो सिर्फ साइनोसॉइडली वेरी करे, इट मे वेरी कोसाइनोसॉइडली। ठीक है, ये या तो साइन या कोसाइन दोनों फॉर्म में होता है। जैसे हम लोग है ना ऑसिलेशन चैप्टर में पढ़े थे, जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी या इधर साइनोसॉइडल और कोसाइनोसॉइडल, उसी तरह से ईएमएफ भी कोसाइनोसॉइडल हो सकता है। तो वो अगर कोसाइनोसॉइडल होगा तो आप राइट साइड में इसका फिगर देख सकते हैं, इस तरह से ये वेरी करेगा। ठीक है, समझ गए सब कोई? ओके, तो ई जो है कहीं पे भी ई मतलब इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ एंड करंट है, ई और आई। और ई नॉट आई नॉट जैसे एनसीईआरटी उसको ईएम या आईएम लिखता है, तो पीक और मैक्सिमम वैल्यू, या हम लोग उसको करंट एम्पलीट्यूड या वोल्टेज एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, और एसी का सिंबल देखिए राइट साइड में, आपको कल मैंने बता दिया था, राइट साइड में लास्ट में कॉर्नर पे क्या हुआ है एसी का सिंबल। ठीक है, समझ आ रहा है सबको? एवरेज और मीन वैल्यू के बारे में कल हम लोग देख चुके थे, इसकी वैल्यू कितनी होती है 0.637 टाइम्स IM। ठीक है, समझ गया सब कोई? याद आ रहा है कि नहीं? आई नॉट होगा। हाँ, आई नॉट या IM हम लोग बोलते हैं ना उसको। ठीक है, तो जो मतलब जो आई एवरेज होगा, ठीक है, ये यहाँ पर IM से डिनोट किया है, बट हम लोग आई एवरेज देखेंगे। आई एवरेज इज इक्वल टू 0.637 टाइम्स आई नॉट या IM। 63.7% इसकी वैल्यू होती है। सेम वे EMF के लिए भी यही होता है, और उसका फॉर्मूला होता है क्या, 2IM/π। ठीक है, 2 टाइम्स IM/π। ठीक है, इसमें ये चीज है सबसे लास्ट में, एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और ईएमएफ इज 0 ओवर अ साइकिल। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमने रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के बारे में, रूट मीन स्क्वायर करंट के बारे में देखा था। उसको 3 नाम से बुलाते हैं हम लोग, या तो रूट मीन स्क्वायर बोलते हैं, या वर्चुअल वैल्यू बोलते हैं, या इफेक्टिव वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, और इसकी वैल्यू हो गई थी IM/√2। ठीक है, IRMS जो है वो IM/√2 के बराबर हो गई। ठीक है, और ये था 0.707 टाइम्स। इसी तरह से EMF में भी इसी तरह से होगा, है ना, 0. जो एवरेज RMS वैल्यू ऑफ EMF होगा वो 0.707 टाइम्स EM होगा। ठीक है, समझ गए? So root mean square value of alternating current or EMF can be calculated over any period of cycle
सिंस इट इज बेस्ड ऑन दी हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। अब कल मैंने आपको बताया था इसका डेरिवेशन जो है वो हीट एनर्जी के ऊपर में बेस्ड है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद रिलेटिव वैल्यूज, पीक वैल्यू एंड वर्चुअल वैल्यूज में आप देखिए, सबसे कल आपको मैंने बताया था, इसका कंपैरिजन हमने नहीं बताया था, ठीक है। सबसे ज्यादा कौन सी वैल्यू होगी, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी इन तीनों में से, सबसे बड़ी कौन सी वैल्यू होगी तीनों में से, बताइए। π/2 और 6 5 π/2 है ना, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, ई नॉट, ठीक। उसके बाद फिर आपका आ जाएगा कौन, उसके बाद कौन आ जाएगा, आरएमएस वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, वी आरएमएस। उसके बाद क्योंकि उसकी वैल्यू आरएमएस वैल्यू कितनी होती थी, 0.707 ठीक है। और सबसे छोटी जो वैल्यू होगी वो कौन सी होगी, एवरेज वैल्यू 0.637, है ना। तो समझ में आ रहा है सबको। तो इनका जो कॉम्पेरेटिव ग्राफ है वो आपके नोट्स में नहीं दिया हुआ है, तो आपको ये वाला जो ग्राफ है आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसको हम लोगों को क्या करना है, अपने नोट्स में ऐड कर देना है, ठीक है। यहाँ पर सिंबल्स अलग अलग हैं, ठीक है। ई नॉट आपका ई एम है, ई वी वर्चुअल वैल्यू है, या आप उसको ई आर एम एस लिख दीजिएगा। और ई एम जो है आप समझ सकते हैं, ई एम क्या है, वो ई एवरेज है। समझ आया सबको कि नहीं आया, बोलिए। हाँ, तो इस वाले ग्राफ को आप नोट्स में ऐड कर दीजिएगा, ठीक है, समझ गए। चलिए, उसके बाद फिर एक चीज आपको मैंने बताया था कल की, जो एमीटर और वोल्ट मीटर है, ये कौन सा वोल्टेज और करंट को मेजर करता है। अगर मान लीजिए वोल्ट मीटर है, वो कौन सी वैल्यू को मेजर करता है, आरएमएस वैल्यू को, ठीक है, समझ गए। सो और इसको हम लोग बोलते हैं हॉट वायर मीटर, ठीक है, हॉट वायर मीटर्स। ऐसा करके कोई क्वेश्चन आ सकता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जनरली ये 12th में तो नहीं आता है बोर्ड में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ सकता है ना, कि हॉट वायर मीटर्स किसको बोलते हैं। तो एसी एमीटर और एसी वोल्ट मीटर को बोलते हैं। तो ये भी चीज को आप थोड़ा अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। व्हाट आर हॉट वायर मीटर्स, ठीक, दे आर एसी एमीटर एंड एसी वोल्ट मीटर, and they read the RMS values of alternating current and voltages respectively, ठीक है। तो ये पूरा जो पेज है आपके एडिशन में है, आपके कल जो हम लोग पढ़े थे, दीज आर द सप्लीमेंट्री, ठीक है। और जो स्केल ऑफ डीसी मीटर होता है लीनियरली ग्रेजुएटेड होता है, वेयर एज द स्केल ऑफ एसी मीटर्स इज नॉट इवनली ग्रेजुएटेड बिकॉज ऑफ एच इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता नहीं है करंट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट होता है, इसलिए ये लीनियरली ग्रेजुएटेड नहीं होता है एसी वाले मीटर्स जो होते हैं। लेकिन जो डीसी वाले मीटर होते हैं, क्योंकि वहां पर करंट ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म होता है और अल्टरनेट नहीं करता है, सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है, इस वजह से हम लोग उसमें जो है, जो स्केल ऑफ डीसी मीटर है वो लीनियरली ग्रेजुएटेड होता है। लीनियरली मतलब आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर हम लोग आगे वाला टॉपिक जो है बाद में रिवाइज करेंगे। सो हम लोग अब एनसीईआरटी से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। So next topic is AC voltage applied to a resistor, ठीक है। तो AC voltage applied to resistor, ये हम लोगों को आज पढ़ना है, न्यू टॉपिक, ठीक। आई थिंक आप लोगों ने सबने नोट्स वगैरह सब प्रिपेयर कर लिया होगा, जहां तक मैंने करा दिया है। आपको कल नोट्स मिल गया होगा गूगल क्लासरूम पे या नहीं मिला, ठीक है। मिल गया। हाँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी जिस दिन जितनी क्लास होती है उतना ही नोट्स बनाएं, ठीक है। ऐसे आपको पूरे चैप्टर का एक साथ मिल जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा चैप्टर एक साथ लिखे, आपको दिखा भी होगा उसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होती है, ठीक है। तो जैसे ही मैं क्लास में उस मिस्टेक को करेक्शन करवाता हूँ तो आप उस चीज पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और नोट्स में से आप जब छाप रहे होते हैं तो अपना दिमाग लगा के ऐड कीजिएगा उसमें, ठीक है।
वन मोर इन्फॉर्मेशन कि कल क्लास कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना है। कल कल के दिन रखना है। हाँ, मैं सोच रहा था कि कल शाम को एक टेस्ट रख लेते हैं या परसों, ठीक है, कोई एक चैप्टर का जो पीछे है 1 2 3 4 में से कौन फर्स्ट से चैप्टर चैप्टर का। का फर्स्ट का लें। ठीक है, चलिए फर्स्ट से हम लोग 1 2 3 4 ऐसे चलते चले जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट का रख लेते हैं। तो कल रख लें शाम को या परसों रख लें? कल सर, कल। ठीक है, फिर कल हम लोग एक टेस्ट छोटा सा, वही 10 15 क्वेश्चन का, ठीक है, एमसीक्यू टाइप का, और ढंग से थोड़ा पढ़िएगा। हाँ, एग्रीड? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नो सर। नो और सर। कोशिश करूंगा मैं कि कल ही जैसे ही टेस्ट जिस समय हो, क्योंकि अभी कहीं जाना तो होगा नहीं आई थिंक, तो सेम टाइम में हम लोग जस्ट आफ्टर द टेस्ट हम लोग वो डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, तो चैप्टर 1 भी हमारा एक बार और प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक, वैसे भी अभी हाफ ईयरली एग्जाम होने ही वाला है, तो उसमें जब वॉल्यूम 1 पूरी आएगी तो हम लोग तब तक में खत्म भी कर लेंगे, है ना। चलिए, ये चैप्टर 7 खत्म होते ही समझिए सिलेबस में ज्यादा कुछ नहीं रह जाता है उतना, छोटा छोटा सब चैप्टर है। तो ये सबसे बड़ा चैप्टर है, उसका थोड़ा ऑप्टिक्स में चलेंगे, थोड़ा सा लंबा है, बट वो सब पढ़ा हुआ रहता है तो इजी होता है। चलिए, तो नेक्स्ट है हमारा, और ये चैप्टर, हाँ एक और बात इंपॉर्टेंट ये है कि प्लीज इस चैप्टर में आप जब तक कि एसएल अरोरा से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, बहुत ही आसान सा चैप्टर है। मालूम कितने मार्क्स का है ये और अगला चैप्टर मिला के, चैप्टर जो 8 है, ठीक है, ये दोनों मिला के 8 मार्क्स का है। ठीक है, और अगले चैप्टर में कुछ है ही नहीं, तो मोस्टली इसी से आता है। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का तो श्योर है इससे। ठीक है, और इतना इजी चैप्टर है कि आपको एकदम मजा आ जाएगा। और सिर्फ न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकल्स, और वो भी ऐसे न्यूमेरिकल्स कि एकदम बच्चा टाइप का। ठीक है, कैलकुलेशन करना है, रेसिस्टेंस निकालना है, इंडक्टेंस निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है, एकदम सबसे आसान चैप्टर। ये चैप्टर 3 था ना आपका इलेक्ट्रिसिटी, उसमें भी न्यूमेरिकल्स था, उससे भी आसान ये चैप्टर है। बस थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट लेना है, मजा आ जाएगा इस चैप्टर में। ठीक है, समझ गए सब कोई? चलिए, सो एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ रेसिस्टर में हम लोगों को क्या करना है। एक रेसिस्टर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर फिगर में, और इसमें हमने क्या किया है, क्या सप्लाई किया है, क्या सप्लाई किया है? अरे क्या है ना, ये क्या लगाया है? अल्टरनेटिंग ईएमएफ लगाया है ये, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? दिस इज ईएम साइन ओमेगा टी। यहाँ से सप्लाई दे रहे हैं इसको। ठीक है, इससे थ्रू, इसके थ्रू यहाँ से क्या निकलेगा, इसके थ्रू यहाँ से क्या निकलेगा? चार्ज निकलेगा कि नहीं? करेंट। करंट निकलेगा। ठीक है, और ये करंट जो है कहाँ जाएगा? रेसिस्टर में। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों को आगे का खेल देखना है। ठीक है, कैसे कैसे होगा। ठीक, सो हम लोग यहाँ से बोल रहे हैं कि shows a resistor connected to a source E of AC voltage. The symbol of AC circuit diagram दे रखा है। We consider source which produces sinusoidally varying potential difference across its terminal. ठीक है, हमने sinusoidally varying potential difference लगाया है। Let potential difference is called AC voltage by V equals to VM sin omega t। ठीक है, NCRT इसको क्या लिख दिया? V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, जहां पर आप समझ सकते हैं Vm क्या होगा? वोल्टेज एम्पलीट्यूड होगा। ठीक है, और ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी। समझ गए? और टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू रेसिस्टर वी अप्लाई कौन सा लॉ? कौन सा लॉ? कौन सा लॉ? किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। सम ऑफ ऑल पोटेंशियल ड्रॉप्स अक्रॉस एनी, है ना, लूप इज इक्वल टू 0। यहाँ पर किरचॉफ्स लूप रूल, है ना, या केवीएल बोल सकते हैं इसको, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो आप देखिए यहाँ पर जब आप केवीएल अप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा? आप देख सकते हैं कि किसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है? ओनली रेसिस्टर के अक्रॉस हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और यहाँ का, यहाँ पर तो ही नहीं, ये जो बैटरी है उसका ईएमएफ प्लस में ये इज इक्वल टू 0, सम ऑफ ऑल वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है,
सो आप देख सकते हैं इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इस जगह पर वोल्टेज कितना है, Vm sin ओमेगा टी, ठीक है। और इस डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, इस जगह पर माइनस और ये प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस आई इंटू आर, बस दो ही चीज है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और इसी इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये आई आर क्या हो जाएगा, उधर चले जाएगा, तो Vm sin ओमेगा टी इक्वल टू क्या हो गया, आई आर, तो यहाँ से आई इक्वल टू क्या हो गया, Vm अपॉन आर साइन ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रहा है सबको, कोई प्रॉब्लम है? हाँ, नो सर। No, sir. आई इक्वल टू हो गया Vm अपॉन आर साइन ओमेगा टी, ठीक। अब जो Vm अपॉन आर है, ठीक है, आप इस चीज को समझ सकते हैं, इसकी भावनाओं को, Vm मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस, व्हाट इज दिस, मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस, क्या बोलेंगे इसको बताइए। अरे वोल्टेज बाय रेसिस्टेंस क्या होता है, हाँ? अरे वोल्टेज बाय रेसिस्टेंस होता क्या, मैं ये पूछ रहा हूँ। करंट। करंट होता है, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज कैसा है, मैक्सिमम। मैक्सिमम। इसलिए करंट, इसलिए करंट भी क्या आएगा, मैक्सिमम। समझ गए ना, बस। तो वेयर आई इक्वल टू Vm अपॉन आर साइन ओमेगा टी है, तो इसलिए Vm अपॉन आर को अपन क्या लिखेंगे, Im, ठीक है। सो आई इज इक्वल टू क्या हो गया, Im साइन ओमेगा टी, ठीक है, समझ गए। एंड Im इज इक्वल टू Vm अपॉन आर, एंड दिस Im इज कॉल्ड व्हाट, दिस Im इज कॉल्ड Current amplitude. करंट एम्पलीट्यूड, ठीक है। समझ आ गया सबको, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, ये ग्राफ, ठीक है, ये ग्राफ ड्रॉ करना। देखिए ये तो हम लोग जान चुके हैं कि साइनोसॉइडली अगर वेरी कर रहा है तो ये तो v इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 0 से लेके 2 पाई तक में, ठीक है। 90 पे मैक्सिमम वैल्यू होती है और पाई पे 0 और फिर 2 पाई पे 0, क्योंकि साइन थीटा n पाई पे 0 होता है। लेकिन ये Vm है, तो Im का ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है, Im का ग्राफ, सॉरी, ये ऐसा बन रहा है, ठीक है। कोई इसके लिए प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, ये जो I है ये वोल्टेज का ग्राफ है और ये करंट का ग्राफ है, ठीक है। मैं अगर आपसे ये मैं अगर आपसे ये पूछ दूं कि ये ग्राफ गलत है, ये बोल दूं कि ये ग्राफ गलत है, मैं इसको बोलता हूं कि ये करंट है, ठीक है, और ये वोल्टेज है, तो क्या आपको बुरा लग जाएगा, ये बताइए जल्दी, थोड़ा फास्ट, ये गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ मैं, दोनों में से कोई भी कुछ भी हो सकता है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, दोनों तो साइनोसॉइडली वेरी कर रहा है। अरे बोल दो थोड़ा सा। नो सर, नहीं हो सकता। व्हाई नॉट, वोल्टेज ज्यादा होना चाहिए। वोल्टेज ज्यादा होता है, कैसे पता चला वोल्टेज ज्यादा होता है, कैसे पता चला वोल्टेज ज्यादा होता है, रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे। हाँ, ठीक है। देखिए मेन बात क्या है कि वोल्टेज में हम कुछ चीज से डिवाइड कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए सपोज वोल्टेज अगर 10 था और रेजिस्टेंस 2 ओम हो रहा है, तो ये कट के कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। तो रेजिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसलिए रेजिस्टेंस से जैसे ही डिवाइड होगा तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। कैसा होगा, वोल्टेज ही ज्यादा होगा और करंट क्या होगा, कम होगा, ठीक है, समझ गए। अब अच्छा एक चीज और बताइए, करंट का ग्राफ हमने बिल्कुल ऐसा ही क्यों बनाया, एग्जैक्टली जैसा वोल्टेज का है, बस खाली एम्पलीट्यूड कम कर दिया, ठीक है। तो ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हैं आई इक्वल टू क्या है, Im साइन ओमेगा टी है, ठीक है, और V इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, दोनों साइनोसॉइडली वेरी कर रहे थे, और इसका मतलब क्या है, सेम फेज में है, 0 पे 0, पाई पे 0, 2 पाई पे 0, 90 पे दोनों मैक्सिमम हो रहा है ना। तो क्या हो क्या रहा है कि इक्वल इक्वल एंगल पे इक्वल इक्वल वैल्यूज, मतलब मैक्सिमम 90 पे ये भी मैक्सिमम, 90 पे वो मैक्सिमम, पाई पे ये भी 0, पाई पे वो भी 0, ठीक है, 2 पाई पे ये भी 0, दोनों 0 हो रहा है,
इसका मतलब ये है कि करंट और वोल्टेज जो है दोनों क्या हो रहे हैं, सेम फेज में हो रहे हैं, ठीक है। यही इस चैप्टर का सबसे बड़ा खेल है। अभी देखेंगे पूरे चैप्टर में हम लोग फेज फेज खेलेंगे, ठीक है। उसमें सबसे मेन यही ध्यान रखना होता है कि वोल्टेज और करंट जो है दोनों सेम फेज में है या नहीं है। तो रेसिस्टर के केस में दोनों ही सेम फेज में होता है, हमने देख लिया, क्योंकि V इक्वल्स टू VM साइन ओमेगा टी है, और है ना, और I इक्वल्स टू IM साइन ओमेगा टी है, दोनों सेम फेज में है, बस सिर्फ एम्पलीट्यूड का फर्क है। तो ये है आपका IM और ये हो गया क्या, VM, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया सबको? कोई दिक्कत? ग्राफ कैसे प्लॉट हुआ, क्यों प्लॉट हुआ, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक में तो बोलिए। नो सर। नो सर। तो अब चैप्टर देखिए, एकदम पूरा चैप्टर इसी तरह से है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा थोड़ा सा बस। मतलब जैसे अगर 6 चैप्टर में आपको 5% लगाना पड़ा तो यहाँ पर 2-3% लगाना होगा, बस इतना है सोचिए। चलिए, तो ये हो गया। अब हम लोग ये हो गया उसका, जिसमें प्योर रेसिस्टर कुछ तो इसमें है नहीं पर्टिकुलर दैट, है ना। ये देखिए, इन पर्टिकुलर दैट बोथ V एंड I रीच 0 मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज एट द सेम टाइम, ठीक है। ये तीनों ही चीजें सेम टाइम पे हो रही है। therefore clearly the voltage and current are in phase with each other, ठीक है। तो आपसे मैं क्वेश्चन घुमा फिरा के यहाँ से पूछ सकता हूँ, ठीक है। हाउ कैन यू से दैट वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज, ठीक है। सो ऑप्शन में यहाँ से 3 ऑप्शन बना दूंगा कुछ कुछ, है ना। पहला ऑप्शन जो सही ऑप्शन क्या रहेगा, बोथ V एंड I रीच 0। फिर दूसरा ऑप्शन हो जाएगा बोथ V एंड I रीच मैक्सिमम, एंड तीसरा ऑप्शन बोथ V एंड I रीच मिनिमम। ये 3 ऑप्शन देंगे, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। इस वजह से वोल्टेज और करंट इन फेज है, ठीक है। तो कुछ जो बच्चे इसको ध्यान से नहीं पढ़ेंगे वो क्या लिखेंगे, बोथ V एंड I रीच मैक्सिमम वैल्यू एट द सेम टाइम, ठीक है। इसलिए वो सेम फेज में है, क्योंकि मैक्सिमम पे, क्योंकि IM VM की बात करते रहते हैं, तो इसलिए इस तरह से जो है ना क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं। आपको समझ में आया बात, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको कहीं मिलेगा गूगल पे, यहाँ से मैं कैसे इसको जनरेट कर देता हूँ लाइन से, और वो ऑप्शन बनाने का तरीका आपको समझ में आ गया ना कि कैसे पढ़ना है। यस सर। ठीक है। तो इसलिए चीटिंग करने वाले टेस्ट में, मेरे टेस्ट में मार्क्स नहीं उठा पाएंगे, ठीक है। तो बी ऑनेस्ट। अब आपको क्या लगता है, ऐसे ऐसे ऑप्शन करके क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, क्यों उसको सेम फेज में बोलते हैं, बट आपको ऑप्शन जो मिलेगा, आप वहां पर जो ऑप्शन मिलेगा जो मैं दूंगा, दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। ये तो मैं आपको सैंपल बताया, बट यही सेम क्वेश्चन मैं दूंगा आपको, आप देखिएगा टेस्ट में, और किस तरह से दूंगा आप उसको देखिएगा। आपको समझा दिया पढ़ने का तरीका, फिर इसमें भी कैसे घुमाऊंगा वो देखिएगा, ठीक है। So we see that like the applied voltage, current varies sinusoidally. जैसे applied voltage है उसी तरह से current भी sinusoidally vary करता है, and has corresponding positive and negative values during each cycle, ठीक है। हाँ, ये देखिए, the sum of the instantaneous current values over one complete cycle is 0, ठीक है। आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि जितने भी इंस्टेंटेनियस करंट है, यहाँ पर ये सब क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट है ना। कब? तो यहाँ पर इस टाइम पे इंस्टेंटेनियस करंट ये है, इस टाइम पे इंस्टेंटेनियस करंट ये है, इस टाइम पे इंस्टेंटेनियस करंट ये है ना। तो ये सब जो है इंस्टेंटेनियस करंट डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे है, लेकिन एक कंप्लीट साइकिल में ये सारे इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव होगी। जैसे यहाँ पर +5 एम्पियर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे इसी का जस्ट अपोजिट कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, तो -5 एम्पियर। वो +5, ये -5, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। सॉरी, ये वाला है तो ये यहाँ पर मिलेगा, यहाँ वाला जो है वो यहाँ पर मिलेगा, यहाँ वाला प्लस, यहाँ का माइनस। तो सारे आप समझ सकते हैं, जितने भी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ करंट हैं वो सब एक दूसरे को क्या कर देंगे, सब एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। सो इसलिए हम लोग बोलेंगे सम ऑफ द इंस्टेंटेनियस करंट वैल्यूज ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज 0। सम है ये, बट इंस्टेंटेनियस करंट तो 0 नहीं होगा। सम ऑफ ऑल द इंस्टेंटेनियस करंट इज 0 एंड द ये एवरेज करंट इज 0,
एवरेज तो हम लोग इसी को बोलते हैं जो एंटायर साइकिल में होता है, ठीक है। टोटल करंट अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल करंट 0 अपॉन टाइम से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। द फैक्ट, देखिएगा ये स्टेटमेंट, द फैक्ट दैट द एवरेज करंट इज 0, ठीक है, एवरेज करंट इज 0, हाउएवर, अच्छा एक चलिए पहले ही बोल देता हूँ, अगर हम लोग जानते हैं पावर का फॉर्मूला आप लोग को मालूम है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पावर, फॉर्मूला ऑफ पावर जल्दी बोलिए। अरे यार I square वर्क अपॉन R. आई स्क्वायर आर। अरे ये लड़की ना वर्क अपॉन टाइम, तो अभी 11वीं से 12वीं में आई है या नहीं अभी तक, वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। करंट चल रहा है, वोल्टेज करंट चल रहा है, उसमें वर्क अपॉन टाइम कहाँ से, ठीक है। अच्छा तो कहीं वो तो नहीं सोच रही थी ईएमएफ में जो पावर था बी स्क्वायर एल स्क्वायर वाला, वो नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखो आई स्क्वायर आर होता है, तो अगर आपका पूरे साइकिल में करंट की वैल्यू अगर 0 हो रही है, एवरेज है ना, क्या बोलते हैं इसको, एवरेज करंट, है ना, पूरे साइकिल में एवरेज करंट 0 है, तो जब एवरेज करंट 0 है तो आपको पावर भी, एवरेज पावर भी क्या होना चाहिए, एवरेज पावर भी 0 होगा, क्योंकि पावर को उसको क्या होता है, आई स्क्वायर आर होता है या नहीं होता है, हाँ, एवरेज Yes. पावर सर होना चाहिए ना, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। मालूम है क्यों? देखिए जब आप Yes. एवरेज पावर निकालेंगे तो एंटायर एंटायर साइकिल का निकालेंगे, ठीक है। तो इस समय में ध्यान दीजिएगा, इस समय में सारे के सारे करंट क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ से यहाँ तक में, अरे बोलो, ये वाला सिचुएशन में सारे यस करंट सर पॉजिटिव है, नेगेटिव ठीक है। ले रहा है। और यस सर और ये जो नेगेटिव वाला है, ये जो नेगेटिव वाला जो करंट है, ठीक है, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात? यस सर तो Yes, स्क्वायर हो sir. जाएगा तो नेगेटिव, तो क्या एक दूसरे को कैंसिल करेगा, ऊपर वाला पावर और नीचे वाला पावर दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, नो सर नहीं. कैंसिल आउट होगा क्या, नो सर नहीं होगा, ठीक है। तो जो जहां पर नेगेटिव करंट था वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन Positive. जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, उसको आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है। क्या बोल रहा है कि द फैक्ट दैट द एवरेज करंट इज 0 however does not mean that the average power consumed is 0, ठीक है। ये नहीं बताता है कि एवरेज पावर जो है वो 0 होगी, ठीक है। एंड देयर इज नो डिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब अगर करंट 0 है, एवरेज करंट 0 है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एनर्जी भी 0 होगी, ठीक है, और पावर भी जो है वो 0 होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। समझ गए? जूल्स लॉ वही इसी का स्टेटमेंट दिया, क्यों, आई स्क्वायर डिपेंड्स अपॉन आई, मतलब आई स्क्वायर आर जो है डिपेंड्स अपॉन स्क्वायर ऑफ, है ना, करंट, वेयर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो समझ ही गए होगे ये सब क्या लिखना चाह रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एवरेज पावर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो एवरेज पावर कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पिछले कल जो हम लोग पढ़े थे उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज होगा। देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर ले लेते हैं। इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है, आई स्क्वायर आर, और आई हमारा क्या है, आई एम साइन ओमेगा टी, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू में आर। यहाँ तक कोई दिक्कत? लेकिन जब हम लोग एवरेज पावर निकालेंगे, एवरेज पावर का सिंबल आप लोग देख रहे हैं, इसके ऊपर में एक डंडा बिठा दिया, ठीक है, और इस तरह से एवरेज पावर को ऐसे लिख दिया, आई स्क्वायर आर की एवरेज वैल्यू, ठीक है। ऐसे अगर दिनों ऐसे ब्रैकेट में रखते हैं मतलब एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। तो आई स्क्वायर आर की जगह पे ये जो है जो भी आया उसका हम लोग एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक। अब देखिए इसमें जो आई एम है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है, उसका एवरेज वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम। आर रेसिस्टेंस है, वो भी टाइम डिपेंडेंट नहीं है, ये भी कांस्टेंट हो गया। तो एवरेज वैल्यू में ये दोनों बेचारे जो हैं वो बाहर हो जाएंगे, ठीक है ना। जैसे इंटीग्रेशन करते थे जो कांस्टेंट होता था वो बाहर हो जाता था, उसी तरह से जब एवरेज निकाल रहे हैं तो आई एम स्क्वायर आर जो है वो दोनों बाहर हो जाएगा, ठीक है।
सिर्फ कौन बच जाएगा, ये बेचारा बलि का बकरा बनेगा, ठीक है, आई साइन स्क्वायर ओमेगा टी। यहाँ तक आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे थोड़ा सा बोल दो, नहीं? नो नो सर। सर। नो सर। ठीक है, 10-20 ग्राम रिप्लाई भी कर देना होता है बीच बीच में, ताकि पता चले कि तुम लोग सो नहीं रहे हो। 4-5 लोग ही तो रिप्लाई देते, बाकी तो सोते ही हैं। आई कैन नो इट वेरी वेल। चलिए तो यहाँ से जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, इस बेचारे को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इसको तकलीफ देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कल हम लोग जो पढ़े थे, ठीक है, डेरिवेशन, उसमें थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि आपको शायद वहां से समझ आ जाए और मेरे को दोबारा ना पढ़ाना पड़े, ठीक है। ये देखिए, ये दिख रहा है साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यस सर। ठीक है। तो इसी का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। सेम वे यहाँ भी साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, ठीक है। फिर ये इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे, और इस पूरे की वैल्यू आपको कितनी आ जा रही थी, देखिए यहाँ से ये जो 2 था ना, ये 2 बाहर आ गया था, है ना, ये 2, ये देखिएगा ये करेक्शन था कल, है ना, ये 2 बाहर आ गया था, ये 2 बाहर आ गया था, और इसकी वैल्यू क्या थी, t माइनस 0, ठीक है, ये t थी और इसकी वैल्यू देखिए, ठीक है, 0 है, समझ रहे हैं ना आप। तो इसका जो टोटल वैल्यू आ रहा था, है ना, वो क्या आ रहा था, t/2 आ रहा था, समझ गए। इसका जब हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, है ना, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही थी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ओनली, जहां से जहां तक इसको इंटीग्रेट कर रहे थे, ठीक है, समझ गए सब कोई। तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, t/2। यहाँ तक आ गया समझ में सबको कि कोई दिक्कत है? आ बोलो। गया। आगे। आगे। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग उसकी एवरेज वैल्यू निकाल के दिखा देंगे कि साइन स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, ठीक है। और आप अगर ध्यान से देखेंगे, ठीक है, ये देखिए साइन स्क्वायर को हमने लिखा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, और इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ से 1/2 जो है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब फिर क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, ठीक है, ऐसे, ठीक। अब 1/2 तो ये बाहर हो गया है, और 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो इस कॉस 2, अब इसमें से 1 को भी हटा दीजिए, यानी कि अब इसकी एवरेज वैल्यू चाहिए कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की एवरेज वैल्यू एक एंटायर साइकिल में क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि ये वाला पोर्शन पॉजिटिव और ये पोर्शन पॉजिटिव, तो ये जितना पोर्शन और ये पोर्शन नेगेटिव, तो ये दोनों मिलके और ये क्या करेंगे, कैंसल आउट कर देंगे, तो इसकी एवरेज वैल्यू एक कंप्लीट साइकिल में क्या हो जाएगी, 0। यस और नो, Yes, और sir. नो, यस सर। ठीक है। So it becomes 0, and this is 1 minus 0 is 1 by 1 minus 0 is 1 into 1/2, तो 1/2। तो इस पूरे की एवरेज वैल्यू क्या होगी, 1/2। समझ आ गया सबको, एनी प्रॉब्लम? Yes, sir. तो दोनों No. तरीके से दिखा दिए, इंटीग्रेशन से भी समझा दिए वहां पर कल जो किए थे, और यहाँ से भी आप देख लीजिए, ठीक है। सो im स्क्वायर r और इंटू 1/2, तो ये हो गया एवरेज पावर इक्वल टू आई स्क्वायर r/2। यहाँ तक समझ आ गया सबको, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बोलिए थोड़ा सा। नो सर। No, sir. नो सर। ठीक है, अब समझिएगा, यहीं से खेल शुरू होता है। एनसीईआरटी आरएमएस वैल्यू को कैसे रिप्रेजेंट करता है, ये देखिए, ठीक है। वो तो मैंने कल आपको डेरिवेशन बताया था, एनसीईआरटी में वो डेरिवेशन नहीं दिया है, और ये देखिए एनसीईआरटी इसी डेरिवेशन को किस तरह से रिप्रेजेंट करता है। ये बोल रहा है कि एक कंप्लीट साइकिल में जो पावर लॉस हुआ, पावर कंज्यूम या हुआ, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस हुआ, दैट वैल्यू इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब इसने क्या किया, एक्सप्रेस एस एसी पावर इन द सेम फॉर्म एज डीसी पावर आई स्क्वायर आर। ये जो था ये कौन सा है, एसी पावर लॉस की वजह से एवरेज वैल्यू आई, ठीक है।
तो इसमें इसी को क्या करेगा, डीसी पावर में चेंज करने के लिए, है ना, ए वैल्यू, ए स्पेशल वैल्यू ऑफ करंट इज डिफाइंड एंड यूज्ड एंड इट इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर करंट और इफेक्टिव करंट एंड इज डिनोटेड बाय IRMS और I। ठीक है, ठीक। सो ये है IM, ये है -IM, 0 से लेके 2 पाई तक में इसका ये ग्राफ है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब वो जो क्या बोलते हैं एवरेज वैल्यू के लिए ये फॉर्मूला होता है, ये नीचे दिया हुआ है, जो अभी आपको मैंने बताया था इंटीग्रेशन से कैसे करते हैं। ठीक है, इसी की अगर एवरेज वैल्यू निकालनी है तो उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं और अपॉन में टाइम पीरियड से डिवाइड कर देते हैं। जैसे आपको मैंने सबसे पहली क्लास में इंट्रोड्यूस कराया था लेक्चर के सबसे लास्ट में कि कैसे हम लोग एवरेज वैल्यू ऑफ करंट निकालते हैं। ठीक है, पहले दिन सबसे लास्ट में कुछ बताया था आपको इंट्रोडक्शन, वो इसी तरह से था। ठीक है, अपॉन में dt माइनस t1 आया था और इधर ये वाला इंटीग्रेशन था, तो उसी का इस्तेमाल करके यहाँ पर ये दिखाया है कि cos 2 ओमेगा t का एवरेज वैल्यू 0 इंटीग्रेशन से कैसे होगा। ठीक है, मैंने आपको ग्राफ से समझा दिया कि ऊपर नीचे कैंसल आउट हो जाएगा, इंटीग्रेशन से ऐसे है। ठीक है, जैसे मैंने कल बताया था। ठीक, अब चलिए RMS वैल्यू के बारे में। सो उसको कैसे डिफाइन किया, आई ये क्या है डीसी पावर और ये क्या था अल्टरनेटिंग करंट AC में। ठीक है, सो रूट मीन स्क्वायर देख रहे हैं, आई का स्क्वायर फिर इसका मीन फिर रूट। ठीक है, सो आई हमारा अभी देखिए वहां से जब आप कंपेयर करके देखेंगे, ठीक है, वहां पर पावर हमारा होता है I² R DC में, और AC में हमारा पावर कितना आया IM² बाई 2 इंटू R। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ से जब कंपेयर करेंगे तो आपको मिलता है I² इज इक्वल टू IM² अपॉन में R, है ना, सॉरी अपॉन में 2। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा IM अपॉन √2, है ना, समझ गए। तो इट बिकम्स IM अपॉन √2। कंपेरिजन समझ में आ गया। ठीक है, ये था आपका DC के थ्रू और ये AC के थ्रू, दोनों को पावर लॉस को क्या किया इक्वेट कर दिया, और जो DC में जो भी करंट आया वही डेफिनेशन था ना, दैट वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट और स्टेडी करंट, है ना, दैट प्रोड्यूसेस सेम अमाउंट ऑफ हीट लॉस। तो सेम अमाउंट ऑफ पावर लॉस से भी हम लोग उसको समझ सकते हैं, या तो सेम अमाउंट ऑफ पावर लॉस या सेम अमाउंट ऑफ हीट लॉस। तो पावर से यहाँ से डिराइव कर दिया, एंड दिस RMS करंट इज इक्वल टू क्या हो गया 0.707 टाइम्स IM। ठीक है, समझ गए। तो इन टर्म्स ऑफ I द एवरेज पावर डिनोटेड बाय P, और एवरेज पावर को हम लोग इस तरह से लिखेंगे, और दिस एवरेज पावर का फॉर्मूला हमने देखा था अभी निकाला था IM² अपॉन 2, है ना, इंटू R, और IM अपॉन देख सकते हैं इसका होल स्क्वायर करेंगे तो इसके बराबर आएगा I² के बराबर आएगा, तो इसलिए I² इंटू R। तो ये पावर लॉस और वो पावर लॉस दोनों सेम हो गया। ठीक है, इस बीच में दोनों पावर लॉस AC और DC का पावर लॉस क्या हो गया सेम, लेकिन बीच में खेल किसके साथ हुआ करंट के साथ। करंट एवरेज करंट और अल्टरनेटिंग करंट दोनों में, है ना, डिफरेंस दिख गया आपको एवरेज करंट और RMS करंट में, समझ गए। क्योंकि पावर लॉस तो सेम होना चाहिए, तो यानी खेल किसका हो रहा है सारा का सारा करंट का, तो करंट चेंज हो जा रहा है। ठीक है, समझ गए सब कोई। सो वी डिफाइन दी RMS वोल्टेज और इफेक्टिव वोल्टेज बाय V इक्वल्स टू VM अपॉन √2 यानी 0.707 टाइम्स VM। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं VM, ये देखे थे सबसे पहला इक्वेशन आज जो पढ़े थे IM इज इक्वल्स टू VM अपॉन R, वहां से पढ़े थे। ठीक है, तो वहीं से हम लोग ये भी बोल सकते हैं VM इक्वल्स टू IM इंटू R, और VM अपॉन √2 करेंगे। ठीक है, और IM अपॉन √2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तो VM अपॉन √2 क्या बन गया, VM अपॉन √2 क्या बन गया VRMS इज इक्वल्स टू IM अपॉन √2 क्या बन गया IRMS इंटू R। तो V इक्वल्स टू IR, ये भी आपको, है ना, वो प्रूफ करके दिखा दिया RMS वैल्यूज की वजह से, है ना, जो ओम्स लॉ है वो भी सही है, V इक्वल्स टू IR वहां से भी आता है। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक, तो हमको मैंने ये भी बताया था जो 220 वोल्ट है वो RMS वैल्यू होता है, इसलिए पीक वैल्यू निकालना है तो उसमें √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो 311 वोल्ट हो जाता है। ठीक है, समझ गए। तो ये सब बातें हैं, इसी के बेस पे एग्जाम्पल 7.1 है।
ठीक है, a light bulb is rated at 100 watt for 220 volt. Find the resistance of the bulb, the peak value of voltage source and the RMS current through the bulb. ठीक है, सो 100 वाट है और 220 वोल्ट है, तो आपसे पहले पूछा है रेसिस्टेंस, तो पावर इक्वल टू क्या होता है ना, वी स्क्वायर अपॉन आर। पावर इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो हमसे पूछा है रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टेंस हो जाएगा कितना, वी स्क्वायर अपॉन पी, तो इसको पुट कर देंगे। दूसरा पूछा है पीक वोल्टेज, तो पीक वोल्टेज हमारा ये दिया हुआ है 220 वोल्ट, क्या कौन सा होता है, कौन सा होता है, RMS। तो आरएमएस होता RMS। है। तो उसमें, तो इसमें √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पीक वोल्टेज आ जाएगा। और फिर हमसे क्या पूछा है ना, पीक वोल्टेज, फिर आरएमएस करंट थ्रू दी बल्ब, तो करंट हम लोग निकाल लेंगे, जैसे आपको रेजिस्टेंस पता है, वोल्टेज पता है, तो करंट वहां से भी आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये रेजिस्टेंस, ये वोल्टेज और पावर है, तो वहां से भी आ सकता है, और रेजिस्टेंस और करंट से भी आ जाएगा, सॉरी वोल्टेज और रेजिस्टेंस दोनों से आ जाएगा, समझ गए। तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कीजिए, पावर इक्वल टू वी आई से भी इसमें निकाल के दिखा दिया है, आप फिर v इक्वल टू आई आर से भी निकाल सकते हैं, है ना, दोनों में से किसी से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ गए सब कोई, ठीक। सो अब यहाँ से एक जो है आपको नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड फेजर, फेजर डायग्राम। ठीक है, सो आई होप कि इसको हम लोग फ्रेशली स्टार्ट करना चाहिए कल, क्या आज करना है, आज आपका टाइम भी होने वाला है शायद। ठीक है, इसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ 1-2 मिनट में। फेजर क्या होता है, अभी तक हमने क्या किया था कि क्या बोला था, जो रेसिस्टर्स होते हैं, ठीक है, तो रेसिस्टर्स के केस में हमने देखा आज कि जो है वोल्टेज और करंट, ठीक है, सेम फेज में होता है, वोल्टेज और करंट दोनों ही सेम फेज में होता है, ठीक है, रेसिस्टर के थ्रू। लेकिन इसी जगह अगर हम लोग रेसिस्टर की जगह यहाँ पर क्या करें, इंडक्टर लगा देंगे, ठीक है, तो उस केस में करंट और वोल्टेज क्या होता है, सेम फेज में नहीं होता है। उसी तरह से इसी अल्टरनेटिंग करंट से अगर हम लोग एक कैपेसिटर को लगा दें, ठीक है, इस केस में भी जो वोल्टेज यहाँ से है सप्लाई हो रहा है, और जो करंट होगा, वोल्टेज और करंट दोनों ही सेम फेज में नहीं होगा। ठीक है, सो इस वजह से इनको फेज रिलेशनशिप निकालने के लिए करंट और वोल्टेज का कितना फेज डिफरेंस है, 90 डिग्री है, 180 डिग्री है, ठीक है, आउट ऑफ फेज है, इन फेज है, इसी को ट्रीट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, करंट और वोल्टेज दोनों को ही हम लोग एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करते हैं। किसकी तरह, किसकी तरह ट्रीट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। जबकि हम लोग अच्छे से जानते हैं कि रेसिस्टर जो है, रेसिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये सब में क्या, सॉरी रेसिस्टर कैपेसिटर बोल रहा हूँ, वोल्टेज भी और करंट भी, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर। स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन इस कंडीशन में स्पेशली फेज रिलेशंस को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, करंट और वोल्टेज को एक वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे, और काफी इंटरेस्टिंग यहाँ से हम लोगों को रिजल्ट मिलता है, ठीक है, जिसके बारे में हम लोगों को आगे इस चैप्टर में, पूरा का पूरा चैप्टर अब इसी कॉन्सेप्ट पे है, आगे चल के पढ़ेंगे इसी अप्लाइड टू इंडक्टर, ठीक है, फिर है ना, मतलब इसी में हम लोग फेज डिफरेंस देखेंगे। ये देखिए अलग अलग फेज में हो गया ना वोल्टेज और करंट, ठीक है, 90 डिग्री फेज डिफरेंस आ रहा है, वोल्टेज और करंट देखिए, जैसे वहां पर वोल्टेज का ग्राफ ऐसे था और करंट का ग्राफ ऐसे होता था, छोटा सा, है ना, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसा नहीं है। तो इसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, समझ गए। सो इसमें कुछ बताना था, इससे रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चंस वगैरह होंगे तो आपको करना है, डेली करते जाइए, मैंने बोला था, ठीक है, कि आपको किससे करना है, सारा नोट्स तो यहाँ से आप देख लीजिएगा, ये सब करके रखा हुआ है पूरा, आप आज जितना करा है यहाँ तक, आप ये सारा नोट्स अपनी कॉपी में डाल दीजिएगा, ठीक है, ये भी आप कर लीजिएगा, इफेक्टिव पावर एंड एवरेज पावर, ठीक है, ये भी आप लोग, अभी मैंने बता दिया
फेजर डायग्राम से कल हम लोग स्टार्ट करेंगे पढ़ना, ठीक है? ओके, Sir. Yes. तो अब आप लोग जा सकते हैं।